हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे लिटरेचर आंसर लिखने में करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखा वो भी मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। और ये रिफ्लेक्शन जस्ट इसी वजह से क्योंकि मैं स्कूल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऑपोजिट साइड से सनरेज आ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो पहली मिस्टेक क्या है जो बच्चे करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है टेंस शिफ्टिंग। ठीक है, टेंस शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया कि बच्चे क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपको पास्ट टेंस में पूछा है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आंसर जो है वो पास्ट में ही दो, प्रेजेंट में मत दो। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में पूछा है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप पास्ट में ही दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पास्ट टेंस में अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो घूम फिर के प्रेजेंट के कुछ वर्ड्स डाल देते हैं और फिर से पास्ट में चले जाते हैं। डैट मीन्स कि आप एक ही मतलब टेंस में स्टिक नहीं रहते। मतलब बोलो तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको इसको चेंज नहीं करना है। उसी से रिलेटेड है सेकेंड वाला कि यूजिंग प्रेजेंट वर्ब्स, जैसे कि कैन है ना, कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया। तो जहाँ भी आप अपने आंसर को पास्ट में स्टार्ट किए हो वहाँ पे कभी भी कैन मत लगाना, वहाँ पे डोंट मत लगा देना, वहाँ पे डिडंट लगेगा। कैन का क्या बन जाएगा? कुड बन जाएगा। मे का क्या बन जाएगा? माइट बन जाएगा। शैल विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा। तो मतलब कहीं भी आप ये देखो कि आपने अगर पास्ट में ही अपने आंसर्स की स्टार्टिंग करी है तो वहाँ पे कोई प्रेजेंट वर्ब तो नहीं घुस जा रहा। जहाँ भी घुसे उसको तुरंत पास्ट में चेंज करो, ठीक है। बिल्कुल इसके जैसा ही कोई भी प्रेजेंट वर्ब वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज नहीं होगा, वहाँ पे वॉज होगा। आर नहीं होगा, वहाँ पे वर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पास्ट का जो वर्ड है ना वही यूज़ करना है, प्रेजेंट मत यूज़ करना। हाँ, अगर आपने आंसर अपने प्रेजेंट में स्टार्टिंग की है तो डेट्स गुड, कोई बात नहीं। थर्ड है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। ये बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। कई बार ना आपका देख लो जो चैप्टर है द थिप स्टोरी है ना, द थिप स्टोरी में क्या होता है कि पूरा जो चैप्टर है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा हुआ है। तो चैप्टर में जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइटर है या जो पोएट है वो खुद को वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जब आंसर लिख रहे होगे तो वहाँ पे आपको खुद को इंक्लूड नहीं करना। तो जहाँ भी उसने आई वर्ड का यूज़ किया वहाँ पे आप ही वर्ड यूज़ करोगे। जहाँ आई से रिलेटेड जैसे कि माई, मी ऐसे वर्ड यूज़ हो गए तो वहाँ पे हीज़ या हिम ऐसे करके यूज़ करोगे। मतलब बेसिकली आपको जो अपने आंसर्स हैं वो थर्ड पर्सन नैरेटिव में देने हैं अगर आपका जो चैप्टर है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना समझ लो। कई बार बच्चे आंसर देने में ये मिस्टेक कर बैठते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है ना कि आपके आंखों के नीचे वो सारा स्टोरी चल रहा होता है। आपको एज अ थर्ड पर्सन क्या करना पड़ता है? अपनी ओपिनियन, अपनी वर्डिक्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से स्टोरी को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी स्टोरी में किसी का कैरेक्टर पूछ दिया तो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो कैरेक्टर स्केच लिखने की जगह उसकी समरी लिख कर आ जाते हैं पूरे चैप्टर की। तो ये गलती आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, वहाँ पे कैरेक्टर पूछा है तो कैरेक्टर स्केच ही लिखना। वो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन में उस इंसान की, इस कैरेक्टर की वहाँ पे क्या मिलती है, हमें एक ग्लिम्स मिलती है। तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन को मेंशन कर देंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसके कैरेक्टर को बता देंगे या उसका कैरेक्टर बता देंगे और वो हमें किस सीन में देखने को मिलता है वो बता देंगे। तो ऐसे करके आपको आंसर की फ्रेमिंग करनी होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि एक्सीडिंग वर्ड्स लिमिट। कई बार बच्चे से ना, जैसे जो आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 40 to 50 वर्ड्स में, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, लिखते जाते हो 70-80 चले गए, तो इसमें आपके मार्क्स कटते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गए जो बड़े आंसर्स होते हैं वो होते हैं 100 to 120। कई बार बच्चे ना अपने आंसर की स्टार्ट मतलब एंडिंग 80 वर्ड्स में ही कर देते हैं या बोलो तो 90 वर्ड्स में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे से गलती हो जाती है। तो आपको वर्ड्स लिमिट को ना मेंटेन करके चलना है। अब बच्चे कंफ्यूज कि भाई वर्ड्स लिमिट सर कैसे मेंशन करें, वर्ड्स को कैसे एक एक करके काउंट करते रहेंगे क्या? नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन आप लिख डालो। एक लाइन में जितने वर्ड्स आपके हटते हैं ठीक है, इट्स ओके। अब उतने को डिवाइड कर दो 40 वर्ड से। फॉर एग्जांपल आपने 6 वर्ड्स एक लाइन में लिखे हैं, ठीक है। अब इन 6 को डिवाइड कर दो 40 से, मतलब 40 को डिवाइड कर दो 6 से, कितना आएगा? 8। अब ये 8 मतलब क्या हो गया कि आपको टोटल 8 लाइन्स में अपने आंसर को लिखना है,
ठीक है। उसी प्रकार से मान लो अगर हमको 120 वर्ड्स में लिखना है तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, कितना हो जाएगा 20, यानी कुल मिला के आपको ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट लगा देना है कि 20 लाइंस का जो है वो मेरा आंसर होना चाहिए। अब 20 लाइंस का आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम वो है डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन क्वेश्चन। कई बार जब आंसर लिखते हैं बच्चे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बच्चों की चेक कर रहा था अपने स्कूल में, उन लोगों से क्या मिस्टेक हो गई थी। जैसे एक क्वेश्चन है आपका ना कि आखिर पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या किया था, क्रूक्स कहा था। अगर आप कम्युनिकेटिव वाले बच्चे हो तो आप इसको क्वेश्चन को नहीं समझोगे, बट मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ हुआ क्या है कि आपसे पूछा है कि आपको जस्टिफाई करना है कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्रूक कहा, क्या उसने सही किया गलत। अब बच्चों ने क्या किया कि पूरा लिख दिया कि पोस्ट मास्टर ने ये किया वो किया। अरे भाई जस्टिफिकेशन मांगा है, तुम क्या मांगते हो वो लिखना है। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है और मेन जो आइडिया होता है ना क्वेश्चन का उससे ही डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को देखो समझो, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना उसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, टू द पॉइंट आंसर दो, ठीक। और अगर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करोगे। अब बैकग्राउंड क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि आप शुरू में ही आंसर नहीं दोगे, आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें करोगे लेकिन वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, तब जाकर उसका आंसर दोगे। अगर आपका ये कमेंट आप नीचे करना कि इस पे मैं अगर डिटेल में आपको चर्चा करूं, मतलब एग्जांपल देकर आपको बताऊं कि कैसे लिखना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं उसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट है नॉट गिविंग द रेफरेंस ऑफ द पोएम और चैप्टर। कई बार आपसे ना चैप्टर या पोएम का रेफरेंस मांगता है। जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उस स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला है, रेफरेंस मांगा है, तो वहाँ पे आप क्या गलती कर बैठते हो, आप रेफरेंस ही नहीं देते हो, आप उस पूरे लाइन को जस्टिफाई करके बैठ जाते हो कि ये लाइन ऐसा है या वैसा है, ऐसा क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने उस पोएम का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया, उस चैप्टर का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको वहाँ का रेफरेंस देना है, आपको बताते हुए चलना है कि ये लाइन जो है वो इस पोएम के अकॉर्डिंग क्यों फिट बैठता है, या ये लाइन जो है वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्यों फिट बैठता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आपको और कौन कौन से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आंसर राइटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी, ठीक। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। इसके सिर्फ 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है रीडिंग, ठीक है, एंड दूसरा सोल्यूशन है प्रैक्टिसिंग। तो अगर आप रीडिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिसिंग नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके सामने मैंने एक खाली वेसल रख दिया, ठीक है, उस वेसल में कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपको बोला कि मैं इस पर आपको क्या करना है, हाथ अंदर डालना है और मुझे 5 चॉकलेट्स निकाल कर देनी है, तो अगर आपने हाथ डाल भी दिया तो क्या चॉकलेट्स निकलेंगी, नहीं ना। क्यों नहीं निकलेंगी, क्योंकि आपके इस वेसल में चॉकलेट तो है ही नहीं, आपने इसमें चॉकलेट ऑलरेडी रखा ही नहीं। तो जब वो चीज़ उसमें है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। इन द सेम जो सिमिलरली क्या होता है कि जब आप आंसर लिखने जाते हो आप अच्छे सेंटेंसेस नहीं लिख पाते, आप अच्छे फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप कभी वैसे आंसर्स पढ़ते ही नहीं हो। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना है, और जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसमें आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं वो देखना है। तो आंसर्स को देखना चीटिंग नहीं होता, लेकिन उसको देखकर लिख देना और कुछ ना समझना, डेट इज़ अ टाइप ऑफ चीटिंग। तो बेटा आपको समझ गए हो ना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। रीडिंग का मतलब मेरा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल पैराग्राफ्स पढ़ो। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपके ब्रेन में आइडियाज़ भरेंगे, ठीक है, आपके अंदर वो नॉलेज आएगा कि हम कैसे आंसर राइटिंग करें। जब मैं शुरू में टीचर बना था ना, तब मुझे भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखने नहीं आ रहे थे। मैं सोचता था यार कि बुक में कैसे कैसे आंसर्स दिए हुए हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे जब मैं इसकी प्रैक्टिस करता गया, बच्चों को बताता गया, तो मेरी भी अब लेवल अप हो चुकी है। और कभी भी बुक के आंसर्स को देखकर ना खुद को डिमोटिवेट मत कर लेना, क्योंकि बुक में जो आंसर्स लिखे होते हैं ना वो एकदम हाई लेवल वाले एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं और आपको उससे सीखना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है, कि आप उस तरह के आंसर्स कब लिख पाओगे, आपके लिए उसका टाइम है, ठीक है। अभी से परेशान मत हो, बट देखो कि कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं और आप कैसे लिख सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिसिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे होता है ना कि खाली हम स्विमिंग की थियोरेटिकल क्लास देख लें कि स्विमिंग कैसे करते हैं, तो हम कभी स्विमिंग सीख नहीं सकते। हमें उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप आंसर राइटिंग पढ़ते हो, कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आपको आंसर्स लिखने भी पड़ेंगे। आपको अपने टीचर्स से उसको साइन भी कराना पड़ेगा, चेक भी कराना पड़ेगा। तो आप अपने से आंसर्स लिखो, अपने टीचर्स से चेक कराओ। बस यही कुछ तरीके होते हैं कि आपको बहुत अच्छा आंसर राइटिंग लिखने का आ जाएगा। मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई वीडियोस बनानी चाहिए इस आंसर राइटिंग पे। ये ओवरऑल आपका सबका जो सोल्यूशन है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। बस इसके अलावा और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो मुझे बता देना, नीचे कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाले हो या इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले हो। एंड बहुत जल्द मैं चैप्टर की जो मतलब पूरी चैप्टर की जो वीडियोस है ना, वो भी लाने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।